आज मेरे पास बिल्डिंग्स है, प्रॉपर्टीज है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं संदीप सारंग आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारंग पे। आज के इस वीडियो सेशन में माय डियर लर्नर्स, मैं आपको इस डायलॉग के जरिए यह बताना चाहता था। इस डायलॉग में जैसा कि मैंने बोला, यह दीवार मूवी का डायलॉग है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं, कहते हैं आज मेरे पास प्रॉपर्टीज है, बिल्डिंगें हैं, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? और सामने से जवाब आता है, मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। स्टूडेंट, मैंने लिखा आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपने दीवार मूवी का डायलॉग इस तरीके से कैसे बोला? आते ही फटाफट, आज कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड इवनिंग नहीं, फटाफट बोल दिए बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या कर दिया सर ये? माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हैव के यूज बताने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बी के यूजेस बताए थे, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी होती है, जिसकी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीन, बीइंग थे। उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम हैव, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हैव का इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने बातें बोली, सर आप इनको हैव से कैसे रिलेट करवाओगे, उसी को मैं अभी बताने जा रहा हूं। देखो स्टूडेंट, हैव इंग्लिश ग्रामर में अगर मैं इसे कहूं कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। स्टूडेंट, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, प्राथमिक सहायक क्रिया इसे कहा जाता है। जैसे हमारी बी, डू और हैव तीन होती है ना। बी तो हमने पढ़ ली, आज हम हैव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हैव का है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। ये हेल्पिंग वर्ब कब बनती है और मेन वर्ब कब बनती है, मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैंने भी डायलॉग बोले, उसमें हैव मेन वर्ब का काम करेगी, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। अभी मैं आपको एक बार हैव का हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज बता रहा हूं। हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश के सेंटेंसेस में हैव हेल्पिंग वर्ब कब बनती है और कैसे बनती है। देखो, मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया है। ध्यान से सुनना, ये जो हैव होता है ना प्यारे बच्चों, ये हैव या तो वी के साथ आता है, दे के साथ आ सकता है, आई के साथ आ सकता है, ठीक है ना। वी, दे, आई, इनके साथ हैव का यूज किया जाता है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट बोले तो प्यारे बच्चों बहुवचन, या फिर सब्जेक्ट की जगह मान लो मैं लिख देता हूं नाउन, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैं सब्जेक्ट की जगह नाउन लिख देता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन बना बहुवचन संज्ञा। क्या बना? बहुवचन संज्ञा। हैव का इस्तेमाल आई, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के साथ किया जाता है। हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अभी मैं ना आपको हैव जब वर्ब का काम करती है, उसके क्या क्या रूप होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। असल में ना हम बहुत बार ये बोलते हैं हैज, हैव, हैड, लेकिन ये बोलना गलत होता है स्टूडेंट। बोला जाता है हैव, हैज, हैड। हम बोलते हैं हैज, हैव। असल में हैज से हैव नहीं बना है, हैव से हैज बना है। स्टूडेंट, ये बेस फॉर्म हैव होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है, इसकी आईएनजी फॉर्म हैविंग होती है, और इसकी एस या ईएस वाली फॉर्म हैज होती है। क्या होती है? हैज। अब आप कहोगे सर आपने तो है ना, आपने तो 5 फॉर्म लिख दी सर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखना, और बेसिकली इंग्लिश में वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन स्टूडेंट्स वर्ब की फोर्थ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है?
वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वो होती है जिसमें हम एस या फिर ईएस का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इसे हम V4 बोलते हैं और इसे हम V5 बोलते हैं। ये V3 हुआ, ये V2 हुआ और ये V1 हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो बेस फॉर्म हैव होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है, फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी कहते हैं वो क्या होती है, हैविंग, एंड फिफ्थ फॉर्म जिसे हम एस या ईएस वाली फॉर्म कहते हैं प्यारे बच्चों ये हैज कहलाती है। जैसे मान लो मैंने एक वर्ब ले ली टेक, यहां पे लिखा मैंने टेक, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, टुक, थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन होगी, क्या होगी, टेकन, फोर्थ फॉर्म क्या होगी, टेकिंग, और फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस या ईएस लगाओगे वो क्या बनेगी प्यारे बच्चों, टेक्स। क्या बनेगी, टेक्स। मुझे लगता है अब ये कहानी आपको क्लियर हो गई। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म एंड गोज फिफ्थ फॉर्म। जब किसी बेस फॉर्म में एस या ईएस ऐड किया जाता है वो V5 कहलाती, जब किसी बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है वो V4 कहलाती, और ये सेकंड थर्ड और फर्स्ट फॉर्म हो ही गई है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हैड से हैव नहीं बनाए, हैव से हैज बनाया। ओके, अब मैं ये बातें तो मैंने बताई जब हैव किसका काम करता है प्यारे बच्चों, जब हैव काम करता है मेन वर्ब का। किसका काम करता है, मेन वर्ब का, बोले तो मुख्य क्रिया। ये फॉर्म्स तब आती है हैव की जब हैव मेन वर्ब का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता। लेकिन मैं पहले आपको यूज बता रहा हूं हैव का किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। इसे मैं अब इरेज कर दूं, इतना समझ आ गया। हैव बेस फॉर्म होती है, जब ये मेन वर्ब का काम करती है तभी इसकी फॉर्म हैड, हैड, हैविंग, हैज लिखी जाती है। जैसे टेक, सेकंड टुक, थर्ड टेकन, फोर्थ टेकिंग एंड फिफ्थ क्या हो गया, टेक्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट जब जब हैव या हैज या हैड हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऐसा सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही होगा। ऐसा सिर्फ कौन से टेंस में होगा, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है कैसा कि सर हैज, हैव और हैड। जब हैज, हैव, हैड तीनों हेल्पिंग वर्ब का काम करें, जब तीनों किसका काम करें, हेल्पिंग वर्ब का काम करें, तो इन तीनों के बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये किसको बताती है, परफेक्ट टेंस को बताती है। जब हैज, हैव साथ में आ जाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो बोला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी उसे बोला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये मैं आपको आगे टेंस के वीडियो लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा। ओके, चलिए इतनी बातें क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट कि हैव का इस्तेमाल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे होता है। देखिए मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, सी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, उसने कपड़े धो लिए हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। आई हैड रीच देयर, मैं वहां पहुंच चुका था। अब इनके जरिए मैं आपको हैज, हैव, हैड तीनों के बारे में बता दूंगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, आई सब्जेक्ट कंप्लीटेड, प्यारे बच्चों यहां पे मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और हैव जो बचा ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब जब हैज, हैव, हैड, इन सब में हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कौन है, कंप्लीटेड, वॉश, प्लेड एंड रीच। और ये देखिए कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, वॉश की वॉश, प्ले की प्लेड, रीच की रीच। ये सारी की सारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अब मैं आपको हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बता रहा हूं, वो ऐसे यूज किया जाता है। ऊपर वाली लाइन का मतलब है मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, और जब काम पूरा हो गया तो ये टेंस बना प्रेजेंट परफेक्ट। कौन से टेंस की बातें हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर होती है, या तो यहां पे हैज आएगा या हैव आएगा और फिर क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी हैज वॉश द क्लोथ, उसने कपड़े धो लिए हैं, उसने कपड़े धो लिए हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड रीच देयर, मैं वहां पहुंच चुका था। ये देखिए ये पास्ट की बात होगी और इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बोला जाएगा। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ध्यान देना, एक हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और उसके बाद में अगर मेन वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगी। इतनी बात क्लियर? पक्का? चलिए आगे बढ़े। और मैं जो बात कह रहा हूं ना प्यारे बच्चों आपको कि हैज हैव हैड के बाद में अगर वर्ब आई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर इनके बाद वर्ब आई नहीं तो फिर क्या बनाओगे? देखो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही हैज FOUR 4 चिल्ड्रन, उसके 4 बच्चे हैं। I have a big house, मेरे पास एक बड़ा घर है। I have a car, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास मां है। I have mother। अब एक बात बताना प्यारे बच्चों, क्या इन चारों लाइनों में कोई काम हुआ है? क्या कोई मेन वर्ब आई है? क्या कोई एक्शन वर्ड आया है? एक्शन वर्ड ही नहीं है। अब आज पता है, आज हैव या हैज बोलेंगे, आज हम ही मेन वर्ब बन जाएंगे, क्योंकि आज कोई मेन वर्ब और है ही नहीं। आज हमारी सरदारी होगी, आज हमारी दादागिरी होगी। कैसे? देखिए, ही के साथ हैव नहीं आता, हैज का यूज किया जाता। आई के साथ हैव आता, आई के साथ हैव आता, यहां पे भी हैव ही है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, आई हैव अ कार। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया आई हैव मदर, मेरे पास मां है। सो यहां पे 4 चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया और ही सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या बची? वर्ब तो हैज बची। और अभी भी मैंने क्या बताया? हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं, लेकिन हैज, हैव, हैड मेन वर्ब का काम भी करते हैं। और जब हैज, हैव, हैड मेन वर्ब का काम करे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं। जब हैज, हैव, हैड मेन वर्ब का काम करे तो ये पोजेशन को दिखाते हैं, ये हक अधिकार को दिखाते हैं, ये आपकी अपनी चीज को दिखाते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं पहले, जब हैज, हैव, हैड मेन वर्ब का काम करें, जब ये किसका काम करें? मेन वर्ब का काम करें, तो स्टूडेंट हैज, हैव, हैड जब मेन वर्ब का काम करती है तो ये पोजेशन को दिखाती है। किसको दिखाती है? पोजेशन। और पोजेशन का मतलब क्या होता है? हक अधिकार, आपके पास कोई चीज होना। जैसे ये मेन वर्ब है ना हैज, अब इसमें अ बिग हाउस, क्या एक बड़ा घर मेन वर्ब है? नो, वो तो ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो हैव क्या बचा? मेन वर्ब। अब हैव क्या बताएगा? हक अधिकार। जैसे मुझे जब ये कहना हो ना कि उसके 4 बच्चे हैं, मेरे पास कोई चीज है, उसके पास 4 लड़के हैं, तो बोलना पड़ेगा ही हैज 4 चिल्ड्रन। तुम्हारे पास 3 लड़के हैं, यू हैव 3 चिल्ड्रन। उसके पास एक बेटा है, ही हैज अ सन, या फिर ही हैज अ सन बोल सकते हो। ठीक है, उसका एक बेटा है। तो भाई कहने का मतलब यह है, जब आप कहते हो कि मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास मां है, ऐसे केसेस में आप आई के साथ हैव लगाएं, और जब आप आई के साथ हैव लगाओगे तो वो पोजेशन को दिखाएगा, आपके पास होने वाली किसी चीज को बताएगा। बात समझ आ रही है ना? आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव मदर, मेरे पास एक मदर है। तो ध्यान देना, जब हैव के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म ना पड़ी हो तो समझ जाना खुद हैव ही क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब मान लो ये बात पास्ट में बोलनी हो, जैसे मैं कहूं ही हैड अ बिग कॉलेज, उसका एक बहुत बड़ा कॉलेज था। यह बात पास्ट की होगी प्यारे बच्चों? यह बात किसकी हो गई?
पास्ट की होगी। ही हैड अ बिग कॉलेज, उसका एक बहुत बड़ा कॉलेज था, मतलब उसके पास एक बहुत बड़ा कॉलेज था, लेकिन आज नहीं है, पहले कभी था। ये पास्ट की बात होगी। मैं कह दूं भाई पहले मेरे पास हिसार में 3 फ्लैट थे। आई हैड 3 फ्लैट्स इन हिसार, हैड बोलूंगा मैं। अब आज है तो आई हैव बोलूंगा। पास्ट की बात है तो आई हैड बोलूंगा। प्रेजेंट में ही सी इट के साथ, ध्यान देना, अगर आपको ही के साथ कोई चीज बतानी है, सी के साथ बतानी है, इट के साथ बतानी है, तो आप किसका यूज करें? आप यूज करें हैज का। किसका यूज करें? आप हैज का यूज करें। ये पोजेशन बताएगा। और अगर आपको आई वी दे या प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के साथ पोजेशन बताना है तो आप हैव का इस्तेमाल कीजिए। किसका? हैव का। प्रेजेंट में पोजेशन हक अधिकार के लिए कौन से वर्ड चलेंगे? हैज और हैव। और पास्ट में इन सब के लिए कौन सा चलेगा? हैड। उसमें देखना ही नहीं चाहे ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, आई हो, वी हो, यू हो। अगर बात पास्ट की और पोजेशन बताना है, उसके पास ये चीज हुआ करती थी, ऐसा था, वैसा था, बंगला था, प्रॉपर्टी थी, गाड़ी थी, तो उसे बोलोगे ही हैड, आई हैड, यू हैड, शी हैड, दे हैड एंड वी हैड। हमारे पास ये चीजें थी। लेकिन अगर आज है तो क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव एंड सी हैज, ही हैज, दे हैव। ओके, इतनी कहानी क्लियर है। तो एक तो मैंने बता दिया हैव का यूज किसकी तरह? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बोले तो हेल्पिंग वर्ब की तरह। और प्यारे बच्चों दूसरा यूज मैंने किसकी तरह बता दिया? मेन वर्ब की तरह। और जब हैज, हैव, हैड मेन वर्ब का काम करेंगे तो ये पोजेशन को बताएंगे, हक अधिकार को बताएंगे। इतनी बातें क्लियर है? पक्का? चलिए इसके तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं। जब आप नौकरी लग जाओगे ना, बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी, आपकी शादी होगी, तो आप भी बोलोगे फिर आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, मेरी एक सुंदर पत्नी है। और मेरी किस्मत देखिए भाई, आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। आप फिर ऐसे बोला करेंगे, आप कहोगे आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, मेरी भी एक सुंदर पत्नी है, क्योंकि मैंने हैज हैव हैड बड़े अच्छे से पढ़ा है। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी शक्ल पे मत जाइए, मेरी किस्मत पे जाइए, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी पत्नी है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। तो ध्यान देना, जब कभी भी आपको बताना होगी हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उस टाइम आप आई हैव का यूज कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट 3 एक्सप्रेशन में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया आई हैव, मान लो मैंने लिखा आई हैव ईटन, DINNER, आई हैव ईटन डिनर। और एक मैंने लिखा आई हैव टेकन डिनर। और एक मैंने लिखा ही हैज हैड डिनर। और एक मैंने लिखा सी हैड और डिनर। और एक मैंने लिख दिया आई हैड डिनर। I have eaten dinner, I have taken dinner, he has had dinner and she had dinner and I had dinner। बहुत गजब का कंसेप्ट है। देखिए यह तो आप समझ गए, I have eaten dinner, मैं मेरा डिनर खा चुका हूं। इसमें सेंस आएगी खा चुका हूं, ये वाली सेंस आएगी इसमें। आई हैव टेकन डिनर, मैंने मेरा लंच ले लिया है, ले लिया है मतलब मैं मेरा लंच ले लिया है, मतलब मैं मेरा लंच कर चुका हूं। ही हैज हैड डिनर। अब स्टूडेंट ध्यान देना, यहां हैव, हैज, हैड, इन ऊपर वाले चारों सेंटेंसेस में
हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब है प्यारे बच्चों, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ईटन, टेकन, हैड, हैड। देखिए ईटन, टेकन, हैड, ये चारों मेन वर्ब हैं। क्या हैं? मेन वर्ब। सो डियर लर्नर्स, ध्यान से समझिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। ये जो दो बार हैड आ रहा है ना यहां पे, इसमें एक हैड हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैड मेन वर्ब है। ये हैड है ना, हैज हैव हैड वाला हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव की थर्ड फॉर्म। सी हैड डिनर का मतलब है वो अपना लंच ले चुकी थी, वो अपना डिनर ले चुकी थी। ही हैज हैड डिनर, उसने अपना डिनर ले लिया है। इसमें तो एक ही बात है ना। देखिए ही है तो हैज आया, आई है तो हैव आया। यहां पे ही है तो हैज आ गया, आई है तो हैव आया, आई है तो हैव आया। लेकिन मुझे दोनों अगर पास्ट की बातें करनी है, सी हैड डिनर, इसका मतलब है वो अपना लंच वो अपना डिनर ले चुकी थी। तो ध्यान देना, कभी आपके सामने अगर कोई पर्सन ऐसा बोले आई हैव टेकन डिनर, एक्चुअल में ना टेकन, टेक और हैव ही चलते हैं खाने पीने की चीजों के लिए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, टेक और हैव का यूज किया जाता है खाने पीने की चीजों के लिए। आई हैव टेकन डिनर या फिर आई हैव हैड डिनर, एक ही बात है, मैंने डिनर कर लिया है। मैं कह दूं सी हैज टेकन लंच, उसने लंच कर लिया, या फिर सी हैज हैड लंच, उसने लंच कर लिया, ये एक ही बात होती है। सबसे लास्ट, आई हैड डिनर, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है मेरे पास डिनर था। बोले तो आई हैड डिनर, मतलब मेरे पास मेरा डिनर बॉक्स, लंच बॉक्स था, मेरे पास मेरा खाना था। तो आई हैड डिनर का ये मतलब बनेगा। यहां पे एक बात और सुनो ना प्यारे बच्चों, यहां पे डिनर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो बीच में कौन बचा? हैड। अब ये हैड ही क्या बनेगा? मेन वर्ब बनेगा ना। क्या बनेगा? मेन वर्ब। और जब हैज हैव हैड मेन वर्ब बन जाते हैं ना, तो किसको बताते हैं? पोजेशन को, हक अधिकार को। आई हैड डिनर का मतलब है मेरे पास डिनर था। बोले तो मेरे पास कोई चीज थी। आई हैड लंच, मेरे पास लंच था। आई हैड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट था मेरा। तो इस तरीके से कंसेप्ट होते हैं सारे। आगे बढ़े, चलिए अब मैं आपको हैज हैव हैड के रिगार्डिंग एक कंसेप्ट और बता देता हूं। जब ये ऑब्लिगेशन को या फिर कंपल्शन को बताता है, इसके बाद में मैं मेरी क्लास फिनिश कर दूंगा, ओवर कर दूंगा। देखो एक एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट हैज टू, और एक होता है हैव टू, और एक होता है डियर स्टूडेंट हैड टू। हैज टू, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल कहां कैसे किया जाता है समझना ध्यान से। हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। जब आप हैज और हैव टू लिखते हो ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? इन दोनों का मतलब, इनका मतलब होता है काम करना पड़ता है। हैज टू, और इसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैव टू के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड टू के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, तो इसमें एक सेंस आती है काम करना पड़ता है। मतलब आप काम करके राजी नहीं हो, काम करना पड़ता है। पढ़ के कोई राजी नहीं है दुनिया में, लेकिन पढ़ना पड़ता है। और अगर मुझे बनाना हो कि मुझे या फिर हमें पढ़ना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे? वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना पड़ता है। मैं कहता हूं उसे अपने कपड़े अपने आप धोने पड़ते, क्योंकि पत्नी रूठकर मायके चली गई है, और उसे अपने कपड़े अपने आप धोने पड़ते हैं। क्या बोलोगे? ही, और ही के साथ हैव थोड़ी ना आएगा, हैज। ही हैज टू वॉश क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े अपने आप धोने पड़ते। उसे घर का काम करना पड़ता है, ही हैज टू डू हाउस होल्ड वर्क। ही हैज टू डू हाउस होल्ड वर्क, उसे घर का काम करना पड़ता है। ठीक है, मैं कहता हूं उसे ना गाड़ी चलानी पड़ती है, चला के राजी नहीं, गाड़ी चलानी पड़ती है। ही हैज टू ड्राइव कार, उसे गाड़ी चलानी पड़ती है, हमें पढ़ना पड़ता है। मुझे यार हर रोज कॉलेज जाना पड़ता, आई हैव टू गो टू कॉलेज डेली।
आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। हमें हर रोज पढ़ने के लिए हिसार आना पड़ता है, वी हैव टू कम, हमें आना पड़ता है। उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट जब आप हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हो तो ये आपके ऑब्लिगेशन को बताता है, ये आपकी कंपल्शन को बताता है, ये आपकी मजबूरी, आपकी ड्यूटी, आपके दायित्व को भी शो करता है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर कंट्री, हमें हमारे देश की इज्जत करनी पड़ती है। नहीं प्यारे बच्चों, देश की इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, न कि करनी पड़ती है। जब आप ऐसा बोल दोगे ना, देश की इज्जत करनी पड़ती है, इसका मतलब है कि हम देश की इज्जत करके राजी नहीं है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस धरती माँ का हम खा रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री, हमें देश की इज्जत करनी पड़ती है। रॉन्ग, हमें देश की इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री। ओके, ये कहानी क्लियर। अच्छा, पास्ट की बात करनी हो, हमें ऐसा करना पड़ा था। मैं कहता हूं यार उस दिन वो गाड़ी खराब हो गई थी, हमें ना बाइक से जाना पड़ा था, ठीक है, हमें ना उस दिन यार हिसार आना पड़ा था, जरूरी काम हो गया था। वी हैड टू कम हिसार, हमें हिसार आना पड़ा था। हमें यार वो टीचर है ना, मतलब क्लास का शेड्यूल कुछ और बना दिया और हमें उस टीचर की ना क्लास लगानी पड़ी यार, लेक्चर अटेंड करना पड़ा, लेक्चर अटेंड करके राजी नहीं थे। वी हैड टू ज्वाइन द क्लास, या फिर वी हैड टू अटेंड द क्लास, हमें क्लास अटेंड करनी पड़ी थी। जैसे मैं कह दूं उसे गाड़ी चलानी पड़ी थी, सी हैड टू ड्राइव कार, उसे गाड़ी चलानी पड़ी थी। और अब आपको एक कंसेप्ट और समझ में आ गया होगा कि सर हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो बोलते हैं काम करना पड़ता है, और हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलता है काम करना पड़ा था, काम करना पड़ा था। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी बोल दो, उसे मैं कह दूंगी उसे पढ़ना पड़ा था, उसे कॉलेज जाना पड़ा था, उसे हिसार आना पड़ा था, उसे घर का सारा काम करना पड़ा था, उसे कपड़े धोने पड़े थे उस दिन। सी हैड टू वॉश क्लोथ्स, उसे गाड़ी चलानी पड़ी थी। सी हैड टू ड्राइव कार। तो कहने का मतलब इस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव, स्टडी एंड ड्राइव, ठीक है। उसे उस दिन क्रिकेट खेलना पड़ा था, वो खेल के राजी नहीं था। ही हैड टू प्ले क्रिकेट। और मैं कह दूं देश के जो खिलाड़ी हैं, बहुत जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं, उन्हें देश के लिए खेलना पड़ता है। दे हैव टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो ध्यान दोगे इस कंसेप्ट का, पक्का? तो स्टूडेंट ध्यान देना, आज मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको हैव के यूज क्या क्या बताए हैं। एक मैंने आपको हैव का यूज बताया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बोले तो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के तौर पे। और जब जब हैव सहायक क्रिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और जब इसके साथ वर्ब मेन वर्ब आती है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आती है। तो एक तो मैंने बता दिया हैज हैव हैड किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, इनके साथ कोई मेन वर्ब आएगी, वो थर्ड फॉर्म लेके आएगी। दूसरा यूज मैंने आपको हैज हैव हैड का क्या बताया, दूसरा यूज प्यारे बच्चों मैंने हैज हैव हैड का बताया आपको पोजेशन, हक, अधिकार। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये तो इसका तीसरा यूज था, एक सेकंड और एक आपका फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज क्या था, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे था कौन, हैज हैव हैड। दूसरा पोजेशन के तौर पे, पोजेशन बोले तो हक, अधिकार। और इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आती, इसमें खुद हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम करती है, इसमें खुद हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम करती है। और एक मैंने क्या बताया, कंपल्शन या फिर ऑब्लिगेशन, मजबूरी या फिर दायित्व, ड्यूटी जो हमें करनी पड़ती है। उसके लिए तीन एक्सप्रेशन मैंने दिए, हैज टू वी वन, हैव टू वी वन एंड हैड टू वी वन। ओके, आई होप प्यारे बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। ओके, एंड डियर लर्नर्स, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डू भी पढ़ेंगे और कंफ्यूजिंग वर्ब्स को भी स्टार्ट करेंगे। ऐसी वर्ब्स जो आपका दिमाग खराब करती है और जिनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं,
कंफ्यूजिंग वर्ब से उन्हें नाम दिया गया है जो आपको कंफ्यूज करती है। आपको लगता है कि ये चीज आएगी लेकिन आएगा कुछ और। उनके कैसे कैसे क्या क्या मतलब निकलते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूजिंग वर्ब से, उन्हें हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है ना। और आपसे उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आप मेरा तहे दिल से ऐसे ही साथ देंगे जैसे आप तक देते आए हैं। खूब सपोर्ट किया आपने और खूब सब्सक्राइब करवाया है इस चैनल को। परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि हमारी इस कलम से जो लिखा जा रहा है वो आपके पेपर में जरूर आए और आपको ये रियलाइज हो और मुझे भी इस बात की खुशी हो कि मैंने जो यहां पे पढ़ाया वो एग्जाम के अंदर भी आया। सो स्टूडेंट्स, मैं दुआ करूंगा, परमपिता परमात्मा से अपील करूंगा, ठीक है, कि आपका बहुत अच्छा फ्यूचर जाए और बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी बने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और डेली लाइफ के लिए भी। सो माय डियर लर्नर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।